Artificial variable technique. There are many LPP in which constraints may have greater or equal to type or equal to type. To deal with such situation, the simplex method needs some modification. In such situation, we introduce a new types of variable called artificial variable. Thus, artificial variable are introduced for the purpose of obtaining initial solution and require for the constraints of greater or equal to types. When the problem is of minimization case, we assign a coefficient of plus m to each of the artificial variable in the objective function. When the problem is of maximization case, we assign a coefficient of minus m to each of the artificial variable in objective function. Method of solving such kind of problem is Big M method or method of पेनल्टीज़. एक्चुअली आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक का जो यूज़ है वो बिग एम मेथड में होता है. अब हमने जो एलपीपी देखी है अभी जो हमने सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व की थी उसमें जो कॉन्स्टेंट्स थे उन कॉन्स्टेंट्स में जो साइन हुआ करते थे वो लेस आर इक्वल टू का साइन हुआ करता था. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी एलपीपी गिवन है जिसमें कि ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है तब वहाँ हमें इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ पर जब ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है तो सरप्लस वेरिएबल को वहाँ पर लेते हैं और उसके कारण हमें इनिशियल सॉल्यूशन वहाँ नहीं मिल पाता है. तो उस दूर करने के लिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को वहाँ ऐड करना होता है. अगर मिनिमाइजेशन टाइप का केस है तो वहाँ आप प्लस एम आर्टिफिशियल वेरिएबल जो आप लेते हो उसमें प्लस एम कोफिशिएंट के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करना होता है. जैसे कि हम जब S1 S2 लिया करते थे तो वहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ज़ीरो कोफिशिएंट के साथ S1 S2 ऐड किया करते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. बट यहाँ क्या होता है कि आपको सरप्लस वेरिएबल के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना होता है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लेते हैं तो मिनिमाइजेशन का केस है तो प्लस एम के साथ लेते हैं और अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो माइनस एम कोफिशिएंट के साथ वहाँ पर लेते हैं. तो बिग एम मेथड के वर्किंग मेथड जो है वो हम देख लेते हैं. ये है बिग एम मेथड की कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करते हुए हमें एलपीपी को सॉल्व करना होता है. तो फर्स्ट स्टेप जो है एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम को चेंज करना होता है. द वेरिएबल विच यूज टू कन्वर्टिंग अ ग्रेटर और इक्वल टू टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी इनटू इक्वेशन इज कॉल्ड द सरप्लस वेरिएबल. आप ये सब जानते हो, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है कि अगर ग्रेटर और इक्वल टू टाइप की इनइक्वलिटी है तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, सरप्लस वेरिएबल को वहाँ पर ऐड करना होता है. सेपरेट दिस वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वलिटी. मतलब जो सरप्लस वेरिएबल हम लेते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं इनइक्वलिटी के. एंड ऐड, अब क्या करना है, एंड ऐड नॉन नेगेटिव आर्टिफिशियल वेरिएबल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स विच आर ग्रेटर और इक्वल टू टाइप. और क्या करना होता है, ग्रेटर और इक्वल टू टाइप का अगर कॉन्स्टेंट आ गया तो सरप्लस वेरिएबल को तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, और उसके साथ साथ हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2 जो हम लेंगे उसको भी लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है, ऐड करना होता है. अब स्टेप नंबर 2 क्या है, सॉल्व द मॉडिफाई एलपीपी. अब जो हमने एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म का बना लिया है उसको हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे. एट एवरी इटरेशन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड वन ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस में अराइज. तो जब हमने सिंप्लेक्स मेथड से उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 केसेस उसके आ सकते हैं. फर्स्ट केस जो है वो ये है, इफ़ नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपेयर इन द बेसिक. मतलब जो हमारा बेसिक वाला कॉलम है, बेसिक वेरिएबल वाला कॉलम है, अगर उसमें एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं बचा, क्योंकि अब जो हमारा बेसिक वेरिएबल वाला कॉलम होगा उसमें S1 S2 S3 की प्लेस पे A1 A2 A3 होगा. और वो A1 A2 A3 अगर पूरी तरह से रिमूव हो चुका है और उसके प्लेस पर X1 X2 X3 आ चुका है तब वो केस बन रहा है फर्स्ट, इफ़ नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपेयर इन द बेसिक एंड द ऑप्टिमिलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाई देन द करंट सॉल्यूशन इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ठीक है, आपने जो A1 A2 बेसिक वेरिएबल में लिए हैं वो अगर हट जाते हैं और उसके प्लेस पे X1 X2 X3 आ जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा. केस सेकंड क्या हो सकता है, इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट
one artificial variable in the basic with zero value in xb column, that is the value of this artificial variable in the solution is 0 and the optimal condition is satisfied, then the current solution is degenerate solution. अगर आपके पास जो बेसिक वेरिएबल वाला कॉलम है उस कॉलम में आर्टिफिशियल वेरिएबल एक रह गया और उसका जो कोफिशिएंट है एक्स बी कॉलम में वो ज़ीरो है, तो उस तरह का अगर प्रॉब्लम बनता है तो वो जो कंडीशन होगी या जो करंट सॉल्यूशन होगा वो डीजेनरेट सॉल्यूशन होगा, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. इफ़ एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपेयर इन द बेसिक एट केस नंबर थर्ड है, इफ़ एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपेयर इन द बेसिक एट पॉजिटिव लेवल इन XB column and the optimal condition is satisfied and the problem has no feasible solution. अगर आपका जो बेसिक वेरिएबल वाला कॉलम है उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल तो है लेकिन उसकी जो XB में आंसर है या जो सॉल्यूशन है वो अगर प्लस एक पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर उस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन. आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, मतलब आपको सॉल्व किस केस में करना है, सिर्फ केस नंबर 1 में. अब स्टेप 3 जो है वो ये है, कंटिन्यू द सिंप्लेक्स मेथड अंटिल द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन और एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन इज इंडिकेटेड. तो आपको ये मेथड कब तक अप्लाई करते रहना है, जैसे सिंप्लेक्स मेथड को जब तक कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, मतलब पूरा सिंप्लेक्स मेथड वाला ही आपको रूल्स फॉलो करते जाना है. बट वहाँ पर हम जो बेसिक वेरिएबल लिया करते थे S1 S2 S3, ठीक है, अब बेसिक वेरिएबल वाला जो कॉलम हुआ करता था इनिशियल टेबल में उसकी जगह पर अब आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला कॉलम होगा A1, मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लिखेंगे A1 A2 A3 इस तरह से. तो देखते हैं एग्जाम्पल देखने के पहले कुछ नोट है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं. वी नो दैट द आर्टिफिशियल वेरिएबल आर यूज टू ऑब्टेन ओनली इनिशियल सॉल्यूशन व्हाइल अपेयरिंग द सिंप्लेक्स मेथड वंस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव्स द बेसिस वी ड्रॉप दैट आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड ओमिट ऑल द एंट्रीज इन करस्पॉन्डिंग कॉलम फ्रॉम द नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल. तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें इनिशियल सॉल्यूशन चाहिए था और जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल एक एक करके हटते जाते हैं, तो जैसे वो हटते जाएंगे तो हमें उसकी जो कॉलम है वो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला हटाते चलना है. तो क्वेश्चन है ये एक, solve by BGAM method minimization z is equal to 2x1 plus 3x2 subjected to the condition x1 plus x2 is greater or equal to 5 and x1 plus 2x2 is greater or equal to 6 and x1 and x2 is greater or equal to 0. अब क्या यहाँ क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, कंस्ट्रेंट्स जो अभी तक आपने सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व की उसमें सारे कंस्ट्रेंट्स लेस और इक्वल टू साइन के थे, बट यहाँ कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू साइन का है. तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो वही लिखा है, एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इंट्रोड्यूसिंग द सरप्लस वेरिएबल S1 एंड S2 इन द सिस्टम ऑफ द कंस्ट्रेंट. हमें पता है कि अगर ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है, ठीक है, और तो उसको इक्वलिटी में अगर चेंज करना है तो हमें यहाँ सरप्लस वेरिएबल को लेना होगा. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2. हमने सरप्लस वेरिएबल माइनस किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि इस लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बड़ा है ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तभी इससे बैलेंस हो पाएगा. तो यहाँ पर हमने माइनस ऑफ S1 और माइनस ऑफ S2 किया है और ये S1 S2 को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड करते हैं. अब हम इनिशियल सॉल्यूशन निकाल कर देखते हैं. तो इनिशियल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x1 x2 जो होते हैं वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल जो होते हैं उनको ज़ीरो पुट करते हैं और जो बेसिक वेरिएबल होते हैं तो उससे क्या मिलेगा, अगर x1 x2 ज़ीरो पुट किया है तो S1 जो मिलेगा वो -5 मिलेगा और S2 जो मिलेगा वो -6 मिलेगा, वो यहाँ लिखा है. अब लेकिन इससे गड़बड़ी क्या हो गई कि S1 अगर -5 और S2 -6 मिला है तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है कि S1 और S2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ तो -5 और -6 हो गया. तो इस प्रॉब्लम से हमें बाहर आने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं. मतलब यहाँ पर भी हम A1 एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे और यहाँ A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे. मिनिमाइजेशन का केस है तो यहाँ कैसे ऐड करेंगे उसको ये देखते हैं.
तो सो वी एडेड अनादर वेरिएबल a1 इन a2, ठीक है। अब वो जो s1 और s2 आए हैं वो नेगेटिव आ गए हैं। अब वो तो कंडीशन को हमारे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं लास्ट वाली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ a1 a2 एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। और वो कैसे लेंगे देखते हैं। ये कॉन्स्टेंट्स है हमारे x1 प्लस x2 माइनस s1 इज इक्वल टू 5, तो इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 ले लिया, ठीक है। और सेकंड जो कॉन्स्टेंट था x1 प्लस 2x2 माइनस s इज इक्वल टू 6, इसमें दूसरा आर्टिफिशियल ले लिया वेरिएबल a2। चूँकि अब हम ये जो वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वेशन हम यहाँ बैलेंस कर चुके थे, ये इक्वेशन यहाँ बैलेंस हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन हमको a1 a2 लेना पड़ रहा है, तो a1 a2 लेना पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंज होगा उसके लिए वो देख लेते हैं। एंड वी असाइन अ कोफिशिएंट ऑफ प्लस m टू ईच ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। हम ये देख चुके हैं कि अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर ऐड करना है तो एक बड़ी पेनल्टी के साथ प्लस m वैल्यू के साथ ऐड करना होगा। तो यहाँ देखिए हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 के साथ तो 0 और s2 के साथ 0 पहले ले चुके थे, लेकिन a1 a2 के किस तरह से ऐड करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, एक पेनल्टी लेंगे, मतलब एक कोफिशिएंट लिया है m1 सॉरी m, और यहाँ पर भी एक कोफिशिएंट लिया है m, मतलब ये बड़ी पेनल्टी के साथ यहाँ पर एक a1 और a2 ऐड होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे पेनल्टी मेथड भी कहा जाता है। तो अब हमारा जो LPP हो चुका है वो हो चुका है मिनिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 0 ऑफ s1 0 ऑफ s2 प्लस m a1 प्लस m a2, और जो हमारा कॉन्स्टेंट था x1 प्लस x2 माइनस s1, उसके साथ एक a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल जुड़ चुका है इक्वल टू 5, और दूसरे के साथ a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल जुड़ चुका है इक्वल टू 6। और यहाँ पर x1 x2 s1 s2 a1 a2 ये सब क्या हो गए हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम अगर ग्रेटर आर इक्वल टू वाली आपके कॉन्स्टेंट्स हैं तो उसको इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें सीधे यहाँ से जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते थे वैसे अप्लाई करना है, ठीक है। टू ऑब्टेन एन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, एंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय पुटिंग x1 x2 s1 s2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 x2 s1 s2 सबको 0 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा इनिशियल, जब हमने यहाँ 0 पुट किया x1 x2 s1 को तो हमारी a1 की वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ पर भी जब 0 पुट किया x1 x2 s2 को तो a2 की वैल्यू हमारी 6 आ गई। देखिए तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, a1 और a2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए ही हमने क्या किया है, a1 और a2 वेरिएबल को यहाँ पर ऐड किया है। अब हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल इनिशियल टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले हमें बेसिक वेरिएबल लिखना होता है। तो अब यहाँ जो बेसिक वेरिएबल हैं वो क्या हो चुके हैं, a1 और a2 हो चुके हैं। तो हमने बेसिक वेरिएबल क्या लिया, a1 a2 और cb क्या होता था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर उसका a1 का क्या कोफिशिएंट वैल्यू है और a2 का क्या कोफिशिएंट वैल्यू। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर a1 का जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो m है, और a2 का जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो भी m है, तो हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमें लिखना होता है बॉडी मैट्रिक्स x1। बॉडी मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, x1 x2 s1 s2 a1 a2, तो ये हमने लिख लिया है x1 x2 s1 s2 a1 a2। अब इसके कोफिशिएंट क्या है, तो फर्स्ट वाले में कोफिशिएंट है 1 1 -1 1, तो 1 1 -1 s2 है ही नहीं, दैट मीन्स कि 0 आएगा, यहाँ s2 नहीं है, a1 है इसका कोफिशिएंट 1 है, a2 नहीं है फर्स्ट कांस्टेंट में, तो ये होगा 0। इसी तरह सेकंड में x1 का 1 है, x2 का 2 है, ये हमने लिख लिया x1 का 1 x2 का 2। उसके बाद में s1 नहीं है, s2 है, s1 का 0 और s2 का -1, फिर a1 नहीं है तो 0, और a2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका 1 है। इसी तरह xb क्या होता है, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो 5 है एंड 6 है, तो 5 एंड 6। उसके बाद हमें बनाना होता है cj, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आपको वैसे वैसे ही फिल करना है cj। तो cj जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट है वो लिखने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट जो है वो है 2 3 0 0 mm, 2 3 0 0 mm, ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट लिख लिया। उसके बाद हमें निकालना होता है z। तो z से हमने निकालना सीखा था फर्स्ट कॉलम का cb के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ समेशन उनका, तो 1 का m के साथ मल्टीप्लाई m, और 1 का m के साथ मल्टीप्लाई m, और दोनों का एडिशन
2m। इसी तरह 1 का m के साथ मल्टीप्लाई m, 2 का m के साथ मल्टीप्लाई 2m और m प्लस 2m इक्वल टू 3m। इसी तरह m का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ m और 0 से करेंगे तो 0, तो यहाँ माइनस ऑफ m। इसी तरह 0 का मल्टीप्लाई m के साथ 0 और इसके साथ करेंगे तो माइनस m प्लस 0 माइनस m। इसी तरह थर्ड A1 और A2 वाली कॉलम का भी इसके साथ करेंगे तो हमें मिलेगा m और यहाँ m। इसके बाद होता है डेल जे, तो डेल जे जो होता है वो Cj माइनस जेड जे होता है, मतलब 2 माइनस 2m, 2 माइनस 2m, 3 माइनस 3m, 0 माइनस m प्लस m, 0 माइनस m प्लस m, m माइनस m 0, m माइनस m 0 माइनस करना होता है। इसके बाद हमें क्या देखना होता है, कैसा केस है ये, मिनिमाइजेशन का केस। मिनिमाइजेशन का केस है तो हमें यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू देखनी होती है, स्मॉलेस्ट। अगर सिंपलेक्स टेबल की बात करें, हम सिंपलेक्स टेबल में हम सबसे स्मॉलेस्ट जो होती थी वैल्यू वो देखा करते थे। ठीक है, चूँकि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है मिनिमाइजेशन टाइप का। तो मिनिमाइजेशन का टाइप का है तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है। तो कैसे देखेंगे, तो स्मॉलेस्ट, सपोज हमने m की वैल्यू 2 पुट कर दी सपोज, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ करेंगे तो यहाँ भी आएगा 2, यहाँ अगर 2 पुट करेंगे तो आएगा 3 माइनस 6। ओके, 3 माइनस 6, तो क्या बचेगा माइनस ऑफ 3। ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 3। और अगर यहाँ की बात करें 2 रखते हैं अगर, तो 2 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस ऑफ 2। ओके, तो स्मॉलेस्ट कौन है इसमें से सब में से, तो -3। तो ये हमारा क्या हो गया, इनकमिंग वेरिएबल हो गया। ये हो गया आपका इनकमिंग कॉलम और ये हो गया आपका x2 इनकमिंग वेरिएबल। अब हमें रो सिलेक्ट करना है, तो रो के लिए हमें क्या करना होता था कि जो भी आपका इनकमिंग ये जो आया है कॉलम, उसको क्या xb से डिवाइड करना है, मतलब xb को इनकमिंग कॉलम से डिवाइड करना है, जो ये कॉलम बना है उससे। तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे और 6 को 2 से, तो ये लिखा है 5 को 1 से, 6 को 2 से। तो इसमें मिनिमम रेशियो देखना होता है, तो मिनिमम रेशियो 3 मिल रहा है सेकंड रो पे। तो ये आउटगोइंग वेरिएबल बना आपका A2 क्या बना, आउटगोइंग वेरिएबल बना, और x2 क्या बना, इनकमिंग वेरिएबल। मतलब A2 किससे रिप्लेस हो जाएगा अब, x2 से। और ये जो बनी रो आपकी, ये रो कैसी रो बनी है, ये रो बनी है आपकी की रो, और ये बना है आपका की कॉलम, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आ रहा है ये, तो ये बना है आपका की एलिमेंट, जिसको कि स्टार से डिनोट किया है। तो जो भी कुछ मैंने आपको अभी बताया है वही सब इसमें यहाँ लिखा हुआ है। सिंस द प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन टाइप, वी सिलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव डेल जे वैल्यू एज इनकमिंग वेरिएबल। इन आवर केस द वेरिएबल x2 3 minus 3m is most negative value, x2 enter in a basic and it will become an incoming variable. The column headed by x2 as a key column. For outgoing variable, we select the minimum non-negative ratio, dividing the element under xb column by the corresponding element of key column, and minimization of 5 and the 3 is 3 gives the A2 as the outgoing variable, and leave the basic. The row headed by A2 is the key row and the key element is 2. तो जो मैंने आपको अभी बताया कि कैसे हमने की रो और की कॉलम सेलेक्ट किया और की एलिमेंट, वो ही सब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल 2। अब हमें नई सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। ठीक है, तो जो नई सिंप्लेक्स टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, सिंस द की एलिमेंट इज 2 रिड्यूस ईच टू 1। Since the key element is 2, reduce each to 1, dividing each element of the key row including xp by the key element in the new table, and make all other element in the key column to 0 except the key element by using elementary row operation। और वो ऑपरेशन क्या है, r1 न्यू, r1 ओल्ड माइनस r2 न्यू। वैसे ही जैसे हमने सिंप्लेक्स टेबल में किया था कि हमारा अब जो की एलिमेंट आया है ना 2, तो की एलिमेंट को आपको क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो जी हाँ, 1 कैसे बनेगा, जब इस पूरे को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा एक हमने नया टेबल बनाया है, उसमें बेसिक वेरिएबल लिया है। बेसिक वेरिएबल में A1 आपका जो इनकमिंग वेरिएबल था वो था x2,
और जो आउटगोइंग वेरिएबल था वो था A2। तो हमने A2 के प्लेस पे एक खाली टेबल बनाना है, यहाँ लिखना है बेसिक वेरिएबल, उसके बाद आपको A2 के प्लेस पे x2 लिखना है, इनकमिंग वेरिएबल x2 हो गया था। और x2 का जो कोफिशिएंट था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो 3 था, तो हमने 3 लिख लिया। उसके बाद ठीक है, हमें सेकेंड रो ही अभी फिलअप करना है खाली टेबल में। ठीक है, अभी हम फर्स्ट रो फिलअप नहीं करेंगे, पहले हम सेकेंड रो फिलअप करेंगे। x2 इनकमिंग वेरिएबल था, A2 आउटगोइंग था, A2 को हटाया, x2 को लिया। x2 का जो कोफिशिएंट था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो 3 था। अब हमें क्या करना है कि की एलिमेंट को 1 बनाना है, तो इसके लिए हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ तक। तो इस पूरे को 2 से डिवाइड करा तो ये हमारा एक रो बन गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद हम फर्स्ट वाली रो पर आएंगे। तो फर्स्ट वाली रो पर A1 था और M था, तो उनको हमने लिख लिया। लेकिन हमें क्या करना होता है, जो की एलिमेंट होता है उसके ऊपर और नीचे वाली जो एलिमेंट होते हैं उनको ज़ीरो बनाने होते हैं। तो हमने पहले भी सीखा था, हमें काय में चेंज करना है, R1 में। तो हमने क्या लिया है, R1 न्यू। तो ऑपरेशन कैसा लगता है, R1 न्यू है, उसमें चेंजेस है, लेकिन लेना क्या है, R1 ओल्ड माइनस, तो R1 न्यू, R1 ओल्ड माइनस R2 न्यू। ठीक है, तो R1 ओल्ड डेट मीन्स की पुरानी वाली टेबल से हमें R1 की वैल्यू लिखनी है 1 1 माइनस 1 0 1 0 एंड 5। तो यहाँ लिखना है 1 1 माइनस 1 0 1 एंड 5। इसके बाद हमें यहाँ कुछ ना कुछ एक कोफिशिएंट लेना होता, एक नंबर लेना होता था। वो नंबर डिसाइड होता है की एलिमेंट से। की एलिमेंट के ऊपर वाले पोर्शन को 0 बनाना है, तो ये आपको 1 जो है उसको लेना है। तो यहाँ हमने 1 लिया, तो सभी में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो लिखा नहीं है एज इट इज़, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हमें लिखना होता है R2 न्यू। तो R2 न्यू दैट मीन्स की जो हमारी नई टेबल बनी है उसमें R2 जो है वो पूरी रो लेनी है, 1/2 1 0 -1/2 0 एंड 3। तो यहाँ ली है मैंने -1/2, मतलब 1/2 1 0 -1/2 0 और लास्ट में न्यू R2 3। ठीक है, तो हमें जो मिलेगा माइनस करने पे ये पूरा ये मिलेगा। तो हमारा जो R1 न्यू हो गया है वो हो गया है 1/2 0 -1 1/2 1 एंड 0। वो हमने नया वाला जो टेबल है उसमें लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करना है हमारा, ये 2 हमने रो फिल कर ली है यहाँ तक। अब इसके बाद हमारा होता है CJ। तो CJ वही होगा आपका जो आपने पहले टेबल में लिखा था। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि आपने देखा है यहाँ पर A2 कॉलम नहीं दिख रहा है। हमने नोट में पढ़ा था कि जैसे ही आप रिप्लेस कर दोगे बेसिक वेरिएबल में, ठीक है, तो जैसे A2 को रिप्लेस किया है x2 से, तो यहाँ से जो A2 वाला कॉलम है उसको आपको हटा देना है नया टेबल में। ठीक है, अब CJ क्या है, तो CJ आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी कोफिशिएंट था x1 का, x2 का, s1 s2 a1 का, वो सारा हमने लिख लिया। ठीक है, ZJ क्या होता है, तो ZJ हमने पढ़ा था फर्स्ट कॉलम का CB के साथ मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू M प्लस 3/2। ठीक है, 0 इंटू M प्लस 3 इंटू 1 3 -1 इंटू M माइनस M और 0 इंटू 3 0, तो यह -M 1/2 इंटू M और प्लस -1/2 इंटू 3। इसी तरह 1 इंटू M और 0 इंटू 3 प्लस में, तो ये अब डेल जे जो होता है वो CJ माइनस ZJ होता है। मतलब कि CJ में से ZJ को माइनस करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने पे आएगा 3 - 3 0 0 माइनस ऑफ M प्लस M, फिर इसी तरह यहाँ पर माइनस किया और M माइनस M 0। अब फिर से हमें इनकमिंग और आउटगोइंग वेरिएबल देखना है। तो हमने ये एक टेबल बन चुका है हमारा। अब इनकमिंग आउटगोइंग वेरिएबल देखने के लिए हमें जो प्रॉब्लम गिवन है वो मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम गिवन है, और मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखना होती है। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो हमें मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये कैसे मिलेगी, अगर आप M की वैल्यू यहाँ जैसे 2 3 कुछ पुट करके देखते हो, यहाँ 2 पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर 2 पुट करने पे, या 2 के अलावा हम अगर यहाँ 4 पुट करके देखते हैं तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - 4 डिवाइडेड बाय
2, दैट मीन्स कि -3/2, और यहाँ 4 करेंगे तो +4 आ रहा है, और यहाँ 4 करेंगे तो 3 - 4/2, दैट मीन्स 1 -1/2। तो दोनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये तो आप रैंडमली m की वैल्यू कुछ पुट करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी आ रही है। तो हमारी जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो यहाँ इस वाले पॉइंट पे आ रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो कॉलम आ रहा है वो आएगा आपका की कॉलम। अब हमें देखना है कि की रो क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक्स बी को की कॉलम से डिवाइड करना होता है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड 3 डिवाइडेड बाय 1/2, ये यहाँ किया है। 4 और 6 में से जो मिनिमम रेशो बन रहा है वो 4, मतलब ये वाले पॉइंट पे बन रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो कॉलम है वो होगा, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में जो रो है वो होगी की रो। तो आपका ये की कॉलम है और ये आपकी की रो है, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है 1/2। ठीक है, तो आपका जो इनकमिंग वेरिएबल हो गया वो हो गया x1, और आउटगोइंग वेरिएबल जो हो गया a1। तो a1 को आप किससे रिप्लेस कर देंगे हम, x1 से, नए वाले टेबल में। सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ डेल जे रो आर नॉट पॉजिटिव और इक्वल टू 0 फॉर मिनिमाइजेशन केस, द करंट सॉल्यूशन इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, वही बोल रहा है कि डेल जे की सारी जो वैल्यूज़ थी वो सारी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं आ रही थी, क्योंकि मिनिमाइजेशन के केस में हमें डेल जे की सारी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ दो आ रही हैं। इस कारण से हमें आगे की तरफ आगे स्टेप्स में बढ़ना पड़ रहा है। अगर वहाँ हमारी जो वैल्यू है ये सारी पॉजिटिव आ जाती तो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन यही मिल जाता। ठीक है, तो हम आगे के स्टेप में बढ़ने के लिए हमें एक फिर से टेबल बनानी होगी, नई सिंप्लेक्स टेबल बनानी होगी। तो नई सिंप्लेक्स टेबल के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो की एलिमेंट है इसको 1 बनाना होता है। तो ये 1 कब बनेगा, जब इस पूरे को आप 1/2 से डिवाइड कर दोगे। तो इस पूरे को आप 1/2 से डिवाइड करोगे और आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1। अब इसके बाद इसके नीचे वाला जो पॉइंट है उसको आपको 0 बनाना होता है। तो 0 बनाने के लिए हम R2 में चेंज करेंगे। R2 में चेंज क्या होगा, R2 ओल्ड माइनस एक कोफिशिएंट क्या है, ये 1/2 लेंगे, यहाँ पर 0 बनाना है ना, तो 1/2 इंटू R1 न्यू। इस तरह से आप नया सिंप्लेक्स टेबल बनाओगे। तो ये है आपकी सिंप्लेक्स टेबल 3। क्या था पुराने टेबल में, हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 1, इसकी एलिमेंट को 1 बनाना है। तो इस पूरे को 1/2 से डिवाइड किया, इस पूरे को 1/2 से डिवाइड किया, तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, 1 आ गया। यहाँ 0 -2 एंड 1। एक और बात ध्यान ये रखना है कि आपने इनकमिंग वेरिएबल किसको लिया है, x1 को, और आउटगोइंग किसको लिया है, a1 को। तो जैसे ही a1 यहाँ हटेगा तो नए वाले वेरिएबल, नए वाले टेबल में यहाँ क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, और यहाँ से a1 कॉलम भी हट जाएगा, क्योंकि a1 क्या है, आउटगोइंग वेरिएबल है। ठीक है, अब x1 का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कोफिशिएंट है वो 2 है, और यहाँ की एलिमेंट था तो इसको हमने 1 बना दिया पूरे को डिवाइड करके 1/2 से। तो ये आपकी फर्स्ट रो बन गई। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या, सॉरी 2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब हमारी जो की एलिमेंट था यहाँ पर उसके नीचे 0 आना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये ऑपरेशन लगाए हैं R2 न्यू। अब नया R2 चाहिए हमें, तो R2 ओल्ड माइनस 1/2 R1। माइनस 1/2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, तो जो नंबर रहता है वही नंबर हमें यहाँ लेना होता है माइनस में, और R1 न्यू। तो हमने यहाँ R2 ओल्ड की वैल्यू रखी, यहाँ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई में करके R1 न्यू की वैल्यू रखी। R1 न्यू मतलब नए टेबल से, वो तो हमें वैल्यू मिल रही है 0 0 1 -1, ये लिखा 0 1 1 -1, 0 1 1 -1। और ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू तो एक्चुअली की ऐसे ही आएगी वापस। जो R2 ओल्ड वैल्यू थी वो 3 थी, एक्स बी के R2 ओल्ड की वैल्यू क्या थी, 3 थी, माइनस 1/2 कोफिशिएंट, मतलब 1/2 हमने लिया, और उसके बाद में 4 लिया। 4 मतलब कि जो न्यू R1 है वो, तो न्यू R1 पे जो एक्स बी की वैल्यू थी वो 4 थी, तो हमने 4 लिया, माइनस करा 1, तो ये हमारे नए टेबल में 1 आ गया। इसके बाद हमने CJ लिया, तो CJ वही होगा जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना आपका, जो उसके कोफिशिएंट्स हमने सारे लिख लिए, x1 x2 x1 x1 के। फिर ZJ के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम का CB से, तो 2 × 1 2 प्लस 0 × 3 0, मतलब 2 मिला। अब सेकंड का CB से, तो फिर 0 × 2 0 प्लस 3 × 1 3, तो क्या आया हमारा आंसर 3। उसके बाद S1 का CB से, तो -2 × 2 -4 प्लस 1 × 3
3, तो 3 और -4 क्या मिलेगा, -1। इसी तरह इसका अब इससे तो 1 × 2 2 प्लस -1 और 3 मतलब का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो 2 और -3 -1। अब आपको निकालना होता है डेल ऑफ जे। तो डेल जे कैसे निकलता है, CJ - ZJ, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 0 - (-1 + 1, 0 - (-1 + 1)। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरी डेल जे की वैल्यू सारी पॉजिटिव आ गई है, तो मिनिमाइजेशन के केस में या तो 0 आना चाहिए या पॉजिटिव, और ये आ चुका है तो हमारा सॉल्यूशन भी आ चुका है। सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ डेल जे रो आर पॉजिटिव और 0 फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, दिस इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x1 की वैल्यू होगी, ये आपके सॉल्यूशन होते हैं xb में, x1 की वैल्यू 4 के बराबर होगी और x2 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो x1 आ गया 4, x2 आ गया 1, और ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना हमारा, उसमें हम x1 और x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिल रहा है 11। ये हमारा आंसर है। तो जो हमारा बीगेम मेथड है वो सिंप्लेक्स मेथड ही है पूरा, बस आपको क्या करना होता है, जो ग्रेटर आर इक्वल टू वाला कॉन्स्टेंट्स होता है ना, उसमें आप सरप्लस वेरिएबल तो ऐड करते हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना होता है। और अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में +m के साथ ऐड होगा, कोफिशिएंट के साथ ऐड होगा, और मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -m कोफिशिएंट के साथ ऐड होगा।